हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एमआर लीगोलॉजी। हमने अब तक डिस्कस किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। ऑफर के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इन्विटेशन टू ऑफर। ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटीज के द्वारा। एग्जाम में ये आया है, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर याद रखना, ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन ये एक टॉपिक है जो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, also known as invitation to treat. Invitation to treat, also known as invitation to treat. इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर यहाँ पे जो ऑफर है वो ऑफर नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जो ऑफर है, मान लीजिए कोई ए है, कोई पर्सन ए है, ये बी को ऑफर नहीं करता, ये बी को ऑफर नहीं करता, ये बी को इनवाइट करता है। इनवाइट करता है कि वो ऑफर करेगा। देखिए, इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या करता है, वो कुछ ऐसी नॉलेज देता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है, कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो सामने वाले को कहता है कि वो ऑफर करे मुझे। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक फ़ोन है, मान लीजिए मेरा कोई फ़ोन है और मैं उसको कहता हूँ कि ये मैंने 2 महीने पहले खरीदा था, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने इसको 1 लाख में खरीदा था, लेकिन आज मैं इसको 70,000 भी मिल जाएंगे तो इसको मैं बेच दूंगा। तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि वो मुझे ऑफर करे। ठीक है, समझ आया। मान लीजिए सिंपल सी बात, मैंने 1 लाख का न्यू फोन खरीदा और अभी मुझे उसे लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और अब मैं अपने एक फ्रेंड को, जो मुझे जानता है, जिसके सामने ही मैंने उस फोन को लिया है, उसको पता है फोन बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे पैसे की जरूरत है। तो एक दिन हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, अगर मुझे कोई 70,000 भी दे तो मैं इस फोन को अभी इसी वक्त बेचने को तैयार हूँ। तो अब क्या, मैं उसको ऑफर नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई मैंने इतने का लिया था, फोन इतना चला है, उसे पता भी है, और अब मैं 70,000 में इसको बेचने को भी तैयार हूँ। तो मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ कि वो मुझे ऑफर करे। तो अब वो मुझे ऑफर करेगा कि भाई मैं तेरा 70,000 रुपये में फोन खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि हाँ मैं उसे बेचना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफर को, तो वो एग्रीमेंट बन गया और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इन्विटेशन टू ऑफर में 2 केस लॉ हैं। फर्स्ट वाला मैं बताऊं आपको, हैरिस, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा, हैरिस वर्सेस निपर्सन। हैरिस वर्सेस निपर्सन 1873 का केस है। इसको ऑक्शन सेल केस भी कहा जाता है, इसको ऑक्शन सेल केस ही कहा जाता है, ऑक्शन सेल केस भी कहा जाता है। अब जो ये जो केस है हैरिस वर्सेस निपर्सन, इस केस में एक पर्सन होता है निपर्सन, एक पर्सन होता है निपर्सन, ये अपना घर का फर्नीचर
फर्नीचर सेल करना चाहता है, फर्नीचर सेल करना चाहता है, बट बाय ऑक्शन। निपर्सन कहता है कि मैं अपने घर का फर्नीचर सेल करना चाहता हूं, बट बाय ऑक्शन, मतलब जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको सामान मिल जाएगा। तो निपर्सन ने कहा कि संडे को मैं अपने घर के सामान की बोली लगाऊंगा। तो जो हैरिस था, बाकी और लोग भी पहुंचे, तो हैरिस भी पहुंच गया निपर्सन के घर ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब संडे को जब हैरिस पहुंचा तो ये अपना किराया वगैरह खर्चा करके इसके घर, निपर्सन के घर पहुंचा। लेकिन जो निपर्सन था, इसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया, इसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया। अब इस बात का मुद्दा हैरिस ने उठा लिया कि भाई मैंने किराया खर्चा किया, किराया खर्चा किया, टाइम वेस्ट किया, और तूने जो ऑक्शन सेल है उसको कैंसिल कर दिया। हैरिस पहुंचा कोर्ट में। अब कोर्ट पहुंचने के बाद हैरिस ने सारी कंडीशन समझाई कि भाई इन्होंने कहा कि संडे के दिन हम ऑक्शन करेंगे अपने फर्नीचर की। मैं वहां पहुंचा, किराया वगैरह खर्चा करके मेरा जो टाइम था वो भी वेस्ट हुआ, और उसके बाद जो निपर्सन है उसने ऑक्शन को कैंसिल कर दिया। मतलब इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि मैं अपना जो फर्नीचर है वो ऑक्शन के थ्रू सेल करना चाहता हूँ, और संडे का वो ऑक्शन होगी। जब मैं वहां पहुंचा तो इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे कि जो निपर्सन ने इन जो वो रखा कि सेल के थ्रू फर्नीचर सेल करूंगा, क्या वो ऑफर था या फिर इनविटेशन टू ऑफर था? कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या वो ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था। तो कोर्ट ने कहा कि वो इनविटेशन टू ऑफर था। निपर्सन ने आपको अपने घर बुलाया था ऑक्शन सेल के लिए। उन्होंने आपको नॉलेज दी, उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि वो अपना फर्नीचर ऑक्शन के थ्रू बेचना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने आपको इनवाइट किया कि वो आप उनको जाकर ऑफर करो। अब आप उनके घर पहुंचे उनके फर्नीचर लेने के लिए, उन्होंने आपको आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बात खत्म। तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर था। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो निपर्सन है वो कंपनसेट पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो ये था हैरिस वर्सेस निपर्सन केस। अब एक और इंपॉर्टेंट केस लो है इसी का, एक और इंपॉर्टेंट केस लो है हार्वे वर्सेस केस लो। सेकंड केस लो है इनविटेशन टू ऑफर का, हार्वे वर्सेस फसाए, FACEY फसाए, 1893 केस, हार्वे वर्सेस फसाई केस। इसको दिस इज also known as also known as बम्पर हाल्टन केस, बम्पर हाल्टन केस। दिस इज आल्सो नोन एज बम्पर हाल्टन केस। यहाँ पे जो बम्पर हाल्टन है ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट का नाम है। प्लॉट मीन्स जमीन, तो जमीन का टुकड़ा है, प्लॉट है, उसका नाम है बम्पर हाल्टन। अब इस केस में क्या हुआ, हार्वे ने एक लेटर लिखा टू फसाई, हार्वे ने एक लेटर लिखा फसाई को कि
फसाई को लेटर लिखा कि जो आपका बम्पर हाल पेन है उसका लोवेस्ट प्राइस क्या है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, उसका लोवेस्ट प्राइस क्या है, लोवेस्ट प्राइस पूछा बम्पर हाल पेन का। ठीक है, तो फसाई ने रिप्लाई किया और कहा कि मैं अपने इस बम्पर हाल पेन को मिनिमम 900 यूरो में तो सेल करना चाहता हूँ, 900 यूरो में मैं बम्पर हाल पेन को सेल करना चाहता हूँ, ये लोवेस्ट प्राइस है, तो इससे नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो हार्वे ने फिर लेटर लिखा फसाई को कि ठीक है, मैं आपका जो बम्पर हाल पेन है उसको जो अमाउंट आपने मेंशन करी है उसमें खरीदना चाहता हूँ। जो अमाउंट आपने मेंशन करी है 900 यूरो जो लोएस्ट प्राइस है, उसमें मैं आपके बम्पर हाल पेन को खरीदना चाहता हूँ। तो जो फसाई है वो मना कर देता है, तो जो फसाई है वो मना कर देता है। अब हार्वे पहुंचता है कोर्ट में, हार्वे पहुंचता है कोर्ट में और कहता है कि जो फसाई है, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुआ कि भाई जो बम्पर हाल पेन है उसको 900 यूरो में वो बेचना चाहता है और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और बाद में वो मुकर गया, बाद में उसने अपनी बात से मुकर गया और इस ऑफर को कैंसिल कर दिया। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है कि जो इन दोनों के बीच में हुआ है क्या वो ऑफर था, क्या वो ऑफर था या फिर इनविटेशन टू ऑफर था, इनविटेशन टू ऑफर था। तो कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे कि जो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है क्या वो एक किस्म से ऑफर थी या फिर इनविटेशन टू ऑफर थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो फसाए हैं, आपने उनसे लोवेस्ट प्राइस पूछा, आपने उनसे लोवेस्ट प्राइस पूछा बम्पर हाल पेन का, फसाए ने उसका लोवेस्ट प्राइस बता दिया 900 यूरो। मतलब फसाए ने उसको आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, आपको इंफॉर्मेशन दी है, ना कि उन्होंने ये कहा, ये एक्सेप्ट कहा कि ये कहा कि मैं आपको ही बेचना चाहता हूँ 900 यूरो में। उन्होंने ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी है कि 900 यूरो में 900 यूरो में मैं अपने जो बम्पर हाल पेन है उसको बेचूंगा जो कि लोएस्ट प्राइस है। तो उन्होंने आपको जो लोएस्ट प्राइस बोला ये एक इंफॉर्मेशन दी, ये एक इंफॉर्मेशन है ना कि ऑफर, ऑफर नहीं है। ये जो लोएस्ट प्राइस बताया ये सिर्फ आपको एज ए इंफॉर्मेशन बताया, ना कि ऑफर दिया आपको। तो ये जो पूरी वार्तालाप आप दोनों के बीच में हुई है ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। तो जो फसाए है वो आपको ना ही कंपनसेट करेगा, ना ही कंपनसेट करेगा और ना ही आपको प्लॉट सेल करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर आपने करा है बाद में उनको, आपने उनसे लोवेस्ट प्राइस पूछा, उन्होंने लोवेस्ट प्राइस बता दिया। अब आपने कहा कि ठीक है जो मेंशन अमाउंट है उसमें आप बम्पर हाल पेन को खरीदना चाहते हो, तो ऑफर आपने करा है। अब फसाई की मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये था केस हार्वे वर्सेस फसाई 1893, जो वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको बम्पर हाल पेन केस भी कहा जाता है। तो जो है इनविटेशन टू ऑफर, अगर आपको ये पेपर में आता है इनविटेशन टू ऑफर तो आपको ये बताना होगा, ये दोनों केस लो आपको लिखने होंगे समझाने के लिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर या फिर प्रपोजल। ठीक है, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, हमारे लेक्चर जो हैं वो समझ आ रहे हैं, अगर आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो कि आपके साथ BA LLP LLB या जुडिशरी या AIBE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल। देखिए, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसल। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसल। अब देखिए, जो टॉपिक है वो यही है कि जो ऑफर है, ये प्रपोजल है, वो रिवोक कब हो सकता है, कब कैंसिल हो सकता है। देखिए, अगर जो ऑफर है, अगर जो ऑफर है उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, अगर जो ऑफर है उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो इस केस में जो ऑफर है वो रिवोक नहीं हो सकता, रिवोक नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, इन ऑल कंडीशन, इन ऑल कंडीशन। अगर जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो जो प्रॉमिस है वो रिवोक नहीं हो सकता, वो कैंसिल नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। तो जो ऑफर है ये कैंसिल कब हो सकता है? ऑफर जो है वो कैंसिल तब हो सकता है, रिवोक तब हो सकता है, या रिवोक तब हो सकता है जब जो ऑफर है वो एक्सेप्ट ना किया गया हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने मैंने अपने किसी फ्रेंड को एक ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ। हम मान लीजिए हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और मैंने उसको कहा कि यार मैं ना अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं शाम को तुझे सोच के बताता हूँ। तो उसने यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। अब जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाएगा प्रॉमिस। लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस से पहले ही मैं ये अनाउंस कर देता हूँ कि, मैं ये कह देता हूँ उसको फ़ोन करके कि भाई मैं अपना ऑफर जो है उसको रिवोक करता हूँ, मैं अपनी कार अब सेल नहीं करना चाहता। तो जो ऑफर है वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। तो ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। किस केस में? जब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है। और किस केस में हो सकता है? और किस केस में हो सकता है? ऑफर देखिए, मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं अपनी कार तुझे 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं घर जाके आपको बताता हूँ, शाम तक बताता हूँ कि मैं तेरी कार खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो अब उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब मान लीजिए उसने मनी मन ये बना लिया कि ठीक है, मैं मनीष की कार 1 लाख में खरीदना चाहता हूँ, मैं मनीष की कार 1 लाख में खरीद लूंगा। तो ये उसने मनी मन में बना लिया। अब ये मुझसे उसने कम्युनिकेट नहीं किया, उसके कम्युनिकेट करने से पहले ही मैंने एक घोषणा कर दी कि मैं अपना जो ऑफर है उसको रिवोक करता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ। तो उस केस में भी जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी सिर्फ मन में ही सोचा था कि मैं कार खरीद लूंगा, उसने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया था। अगर वो मुझे कम्युनिकेट कर देता तो उस केस में वो एक प्रॉमिस बन जाता, एक मतलब एक एग्रीमेंट बन जाता, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। तो अभी क्योंकि उसने उसको मुझे कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो ऑफर रिवोक हो सकता है, तो वो ऑफर रिवोक हो सकता है। तो सेक्शन 5 ऑफ ICA, सेक्शन 5 क्या कह रहा है? सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है, सेट दैट ऑफर ऑफर कैन बी रिवोक
any time. Offer can be revoked any time before the communication of his acceptance. But not afterward. But not afterward. तो सेक्शन 5 कह रहा है, सेक्शन 5 ऑफ ICA 1872 सेड दैट ऑफर कैन बी रिवोक एनी टाइम. ऑफर रिवोक हो सकता है किसी भी टाइम. बिफोर, कब? बिफोर द कम्युनिकेशन. मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि उसने मन में मन सोच लिया कि हाँ मैं कार खरीद लूंगा, ठीक है, लेकिन उसके कम्युनिकेट करने से पहले ही मैंने उसे फोन करके कह दिया कि मैं अपना ऑफर रिवोक करना चाहता हूँ, कैंसिल करता हूँ, मैं कार नहीं बेच सकता. तो उससे पहले, मतलब कम्युनिकेशन होने से पहले पहले जो ऑफर है वो रिवोक हो सकता है ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, बट नॉट आफ्टरवर्ड. मतलब एक बार उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो उसके बाद जो ऑफर है वो रिवोक नहीं हो सकता. उसके बाद जो ऑफर है वो रिवोक नहीं हो सकता. सेक्शन 5 क्या बोल रहा था? सेक्शन 5 बोलता है, मैंने बता दिया आपको लेकिन दोबारा बता देता हूँ क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था. सेक्शन 5 ऑफ ICA बात करता है ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम. Offer can be revoked anytime before the communication of his acceptance. But not afterward. But not afterward. मतलब कहने का मतलब है, सेक्शन 5 ऑफ ICA कहता है कि भाई जो ऑफर है उसको आप किसी भी वक्त रिवोक कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस. ठीक है, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट होने से पहले या एक्सेप्टेंस होने से पहले आप उसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं. अब सेक्शन 6 बात करता है, सेक्शन 6 of ICA, Indian Contract Act, tells some ways to revoke offer. सेक्शन 6 जो है वो बात करता है कि किन वेज से हम जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकते हैं. सेक्शन 6 4 वेज बताता है जिसके थ्रू हम जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकते हैं. तो उनमें से फर्स्ट है बाय द communication of notice of revocation. By the communication of notice of revocation. सेकंड है, ये होते क्या है मैं बताता हूँ, एक बार लिख लूँ सारे. बाय लैप्स ऑफ टाइम. ये सेकंड है. थर्ड है बाय फेलियर टू फुलफिल. a condition precedent.
परसिडेंट, PRECEDENT, कंडीशन परसिडेंट। फोर्थ है बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर। फिफ्थ है, देखिए जो सेक्शन 6 है वो सिर्फ इन 4 की बात करता है, इन 4 वेज से जो आपका ऑफर है उसको रिवोक कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 5th भी एक वे है, दैट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के थ्रू भी हम जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 6 सिर्फ इन 4 की बात करता है, 5वें की बात नहीं करता, ये अलग से एक प्रोविजन है। अब ये जो 4 तरीके हैं जो सेक्शन 6 बताता है कि जो ऑफर है उसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी कार अपने दोस्त को मतलब अपने दोस्त से बात करी कि मैं अपनी कार 1 लाख में तुझे सेल करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को तुझे बता दूंगा। अब मान लीजिए मेरा मन बदलता है और मैंने अपनी कार जो ऑफर है उसको कैंसिल करना है, तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले मुझे उसे नोटिस ऑफ रिवोकेशन कम्युनिकेट करना होगा। मतलब मुझे उसे फोन कर बताना होगा कि जो ऑफर है मैं उसे रिवोक करना चाहता हूँ, मैं उसे कैंसिल करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ फर्स्ट केस में कि उसकी एक्सेप्टेंस से पहले मुझे जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? टू द ऑफरी को। ठीक है, मैं क्या हूं? ऑफरर हूं। ठीक है, तो इस केस में मुझे उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं अपना जो ऑफर है उसको रिवोक करना चाहता हूं। अब मान लीजिए जो ऑफर है वो बाय लेटर मैंने दिया है, बाय लेटर मैंने ए ने बी को लेटर लिखा, ठीक है, कि मैं अपनी कार तुझे 1 लाख में सेल करना चाहता हूं, मैं अपनी कार तुझे 1 लाख में सेल करना चाहता हूं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो बी है ये अगर अब ये कैसे इसको अगर ये जो एक्सेप्टेंस है ये भी अपनी एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर ही देगा। अगर मैं लेटर ऑफर के थ्रू बनाता हूँ, ऑफर लेटर के थ्रू बनाता हूँ, तो जो बी है वो अपनी एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू ही देगा। अब जो बी है, मान लीजिए ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार 1 लाख में तुझे सेल करना चाहता हूं। अब ए रिवोक कब तक कर सकता है? ए के पास टाइम है जब तक बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख के पोस्ट नहीं कर देता। मान लीजिए 1 जनवरी को ए ने लेटर लिखा बी को कि मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूं, और जो बी है वो 6 जनवरी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखता है टू ए कि मैं तेरी कार 1 लाख में 1 लाख में खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मैं तेरा ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। तो मतलब 6 जनवरी से पहले यानी 5 जनवरी तक मेरे पास टाइम है कि मैं जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है वो कम्युनिकेट कर सकता हूं। मतलब कि अगर मान लीजिए 6 तारीख को बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखी और उसको पोस्ट कर दिया, उसके बाद जो ऑफर है वो रिवोक नहीं हो सकता। फिर चाहे वो मुझे पता है या नहीं पता कि बी ने जो ऑफर है, जो मेरे दोस्त है, उसने उस ऑफर को, देखिए मैं आपको सिंपल में समझाऊं। अब मान लीजिए जो ऑफर है, मान लीजिए मैं अपने दोस्त को ऑफर देता हूं थ्रू लेटर के थ्रू अपने एक दोस्त को ऑफर देता हूं कि मैं अपनी कार 1 लाख में तुझे सेल करना चाहता हूं। अब जो मेरा फ्रेंड है उसको भी जो एक्सेप्टेंस है वो भी थ्रू लेटर ही देनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में ये होगा कि अब मैं ये जो ऑफर है इसको रिवोक कब तक कर सकता हूँ? मैं इसको रिवोक कर सकता हूँ जब तक जो मेरा फ्रेंड है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख के
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख के पोस्ट नहीं कर देता। अगर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को लिख के पोस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे पता है या नहीं पता कि जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो जो ऑफर है वो कैंसिल या रिवोक नहीं हो सकता। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर जो मेरा फ्रेंड है उसने एक्सेप्टेंस दे दी थ्रू लेटर और उसने उस लेटर को पोस्ट कर दिया, फिर चाहे मुझे पता है या नहीं पता कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं किया, उसके बाद ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोक। सेकंड पॉइंट है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि मतलब टाइम की वैलिडिटी खत्म होने से जो ऑफर है वो रिवोक ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑफर बनाया कि मैं अपनी कार, ब्रांड न्यू कार 2 लाख में सेल करना चाहता हूं, जो अभी सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली है, और ये ऑफर वैलिड है 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद ये जो ऑफर है ये रिवोक हो जाएगा। मतलब अगर आपको ये कार खरीदनी है तो आपको 20 अक्टूबर से पहले पहले एक्सेप्टेंस देनी होगी। तो 20 अक्टूबर के बाद अगर कोई आता है तो वो जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा। मतलब जो ऑफर मैंने बनाया है उसमें मैंने डेट डाल दी कि 20 अक्टूबर के बाद ये ऑफर रिवोक हो जाएगा। तो विद टाइम 20 अक्टूबर क्रॉस होने के बाद ये जो ऑफर होगा ये रिवोक हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कैंटीन का कोई ऑफर निकला है, कोई टेंडर निकला है, और टेंडर में एक कंडीशन साथ में है कि ऑफर तभी माना जाएगा जब कुछ कंडीशंस आप एक्सेप्ट करते हो, कुछ कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हो। मान लीजिए कि उस ऑफर के साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि आपको अगर कैंटीन लेनी है, अगर कैंटीन आपको चलानी है तो आपको 50,000 एज अ सिक्योरिटी पे करना होगा, और इस डेट से पहले पहले। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में एक कंडीशन साथ में लगी है उस ऑफर के साथ। अगर कोई पर्सन उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो जो ऑफर है वो रिवोक, वो फेल हो जाएगा, जो ऑफर है जो वो रिवोक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 1 लाख में तुझे सेल करना चाहता हूँ, और बी ने अभी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। बी ने कहा ठीक है मैं शाम तक तुझे बताता हूँ, और उसी बीच में ए है उसकी डेथ हो जाती है या ए पागल हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा। बट अगर जो बी है, अगर जो बी है उसको नहीं पता कि ए की डेथ हो गई है, ए की डेथ हो गई है या फिर ए पागल हो गया। इंसैनिटी मीन्स पागल होना, मेंटली डिस्टर्ब होना, मेंटली क्या बोलते हैं उसको, मेंटली डिसेबल होना या पागल होना। तो अगर बी को नहीं पता, अगर बी को पता है कि ए पागल हो गया है या डेथ हो गई है उसकी, तो उस केस में जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा। अगर बी को नहीं पता कि जो बी है, जो ए है वो पागल हो गया या डेथ उसकी हो गई है, और उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो उस केस में जो ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी, जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बताया कि मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ। बी ने कहा कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। अब इसी बीच में ए की डेथ हो जाती है, लेकिन बी को नहीं पता, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको नहीं पता कि उसकी ए की डेथ हो गई है। तो उस केस में जो एक्सेप्टेंस होगी वो वैलिड मानी जाएगी। उस केस में वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। तो ये है आपका बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर। इसके थ्रू भी हम जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर।
काउंटर ऑफर में क्या होता है, ये सेक्शन 6 के अंदर नहीं आता, मैं पहले आपको बता दूं, ये सेक्शन 6 के अंदर नहीं आता काउंटर ऑफर। इसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लीजिए ए ने डी को ऑफर दिया, ए ने डी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब बी ने इस ऑफर को मतलब खत्म कर दिया एक किस्म से, और एक नया ऑफर बनाया कि मैं तेरी कार खरीदना तो चाहता हूँ पर उसको 80,000 में मैं खरीदूंगा, 1 लाख में नहीं 80,000 में खरीदूंगा। तो इससे क्या हुआ, जो ऑफर जो ए ने बनाया वो रिवोक हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, और बी ने एक नया ऑफर बनाया। अब ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो ये है वो तरीके जिससे ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ऑफर को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्कस किए गए हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आ रही है, अगर आपको ये जो हमारे कंसेप्ट हैं ये क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं जो BA LLB की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सकें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डिस्कस कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं उसके बारे में। और अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है जो आप समझना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।